हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के सभी मेंबर्स खुशहाल होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एम्स डिजिटल क्लासेस पे। मैं अनुभव तिवारी आज आप लोगों के साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही आसान भाषा में आपको इनको बताया जा सके। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि टॉप पर हेडिंग है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। इन्हीं एग्जम्पशंस को हम लोग जान चुके हैं कि 3 टाइप्स में एग्जम्पशंस बेसिक हमारे पास होते हैं: गोइंग कंसर्न, अक्रूअल और कंसिस्टेंसी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं गोइंग कंसर्न से। जैसा कि आप देखिए टॉप पे मैंने गोइंग कंसर्न लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर इस गोइंग कंसर्न के साथ में तो कन्वेंशन टर्म भी नहीं यूज है, कॉन्सेप्ट टर्म भी यूज नहीं है, एग्जम्पशन टर्म भी यूज नहीं है, तो बेटा ये कैसे आगे यूज होता है ये आपको बताया जाएगा। बस यहाँ पर ये आपके लिए एग्जम्पशन है तो ये गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन हो गया। जानबूझ करके इस जगह को छोड़ा ताकि आप समझें कि ये आगे हम कहाँ पर यूज करेंगे। ये आगे प्रिंसिपल की तरफ जाएगा या फिर ये आगे कन्वेंशन की तरफ जाएगा। तो देखिए, समझने से पहले मैं बता दूं कि किस तरह इसको कवर करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रखा है गोइंग और कंसर्न को समझाने के लिए, और ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न की ज़रूरत पड़ती है या फिर गोइंग कंसर्न की वजह से ये सब चीज़ें हो पाती हैं। क्या है, कैसे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 देखिए, गोइंग कंसर्न आपके पास लिखा हुआ है। सिंपली आप जानते हैं कि गोइंग का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी। तो सेम थिंग, गोइंग इज रिलेटेड विद कंटिन्यू, मगर दिस कंटिन्यूटी इज रिलेटेड फॉर व्हाट। हम बिजनेस टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो कंटिन्यूटी है, दिस कंटिन्यूएशन इज रिलेटेड इन ऑपरेशन। कौन सा सर ऑपरेशन? बेटा बिजनेस ऑपरेशन, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है जिस बिजनेस को हम लोग रन कर रहे हैं। तो गोइंग हमेशा जो बात होगी वो ऑपरेशन से रिगार्डिंग है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन बिजनेस का वो कंटिन्यूइंग पोजीशन पे रहेगा, ये गोइंग को बताता है। सर तो फिर ये कंसर्न का क्या मतलब है? बेटा कंसर्न वर्ड यूज करते हैं हम एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसको आप एंटरप्राइज भी समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी समझ सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी समझ सकते हैं। तो ये टर्म कंसर्न ओवरऑल बिजनेस को कवर अप करता है। अब ये बेटा करता क्या है और गोइंग कंसर्न क्या काम करेगा, कैसे क्या बेस होगा, तो समझिए। जब भी हम अकाउंटिंग को करते हैं, मींस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इन सब चीज़ों के लिए एक एग्जम्पशन है, और ये एग्जम्पशन रहता है क्या, नॉट द इंटेंशन एंड नॉट टू लिक्विडेट। मतलब जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग करने जा रहे हैं और जो बिजनेस रन हो रहा है उसमें ये इंटेंशन ही नहीं होता कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा या बिजनेस हम नेक्स्ट ईयर बंद कर देंगे। ये मान के किया जाता है कि एक एनफ टाइम के लिए बिजनेस रन होगा। तो सर आप ये इजी लैंग्वेज क्यों नहीं कहते कि लगातार डेड एंड तक बिजनेस चलता रहेगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेड एंड तक बिजनेस चलता रहेगा। लॉन्ग एनफ मतलब जितनी उसकी लाइफ है उसके लिए फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, और ऐसा इंटेंशन ही नहीं है कि हम उसको रन नहीं करें। और दूसरी बात, नॉट टू लिक्विडेट और कर्टेल, ना ही इंटेंशन होना है और ना ही हम उसको बंद करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं, लिक्विडेट करने जा रहे हैं, या फिर ऑपरेशंस के कुछ पार्ट्स को कर्टेल करने जा रहे हैं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। कहने का मतलब जैसी हालत में आज है उसी तरह से ये बिजनेस कंटिन्यू करेगा, और उसी के बिहाफ पर ही हम लोग रिकॉर्डिंग इसकी करते हैं। सर थोड़ा और आसान भाषा अगर हो जाती तो ज़्यादा ही ईजी था। तो बेटा इसको समझिए, मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि सपोज करिए आपके पास ये एक मिस्टर हैं एक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये खाना पसंद करते हैं, और इन्होंने आज की डेट में पिज़्ज़ा जो है वो मंगवा लिया। तो बेटा इनके पास जो है ये पिज़्ज़ा आ गया, और इन्होंने अपने साइज के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही बिग पिज़्ज़ा जो है वो मंगवा लिया।
अब इस पिज्जा को पेट भर खाना चाहते हैं ये, तो क्या होगा, आज की ही डेट में ये इस पूरे पिज्जा को खा जाएंगे या नहीं खा जाएंगे, या इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, ये सब बातें डिपेंड करती हैं कल की लाइफ के ऊपर, कि कल क्या इनके पास लाइफ है या कल लाइफ इनके पास नहीं है। तो अगर इनको ये पता चल जाता है कि डे आफ्टर टुमारो या फिर टुमारो ये अब जिंदा ही नहीं रहेंगे, इनके पास कोई लाइफ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आज ये इतना खाएंगे कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या कम पड़ जाए, क्योंकि उन्हें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अप्रोच है। मगर नॉर्मली जब हम लोग अपने लाइफ की बात करते हैं तो कल को मान के चलते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, हमारी लाइफ कल कंटिन्यू रहेगी, तो उस तरह से हम अपने प्रोग्राम और प्लान को मेंटेन करते हैं। अब मैं अनदर केस करता हूं कि अगर इन्हें पता चल जाता है कि इनकी कल लाइफ है और फ्यूचर में भी ये इसी तरह से ही जिंदा रहेंगे और इनकी डेथ नहीं होने वाली, तो इन्होंने इतना बड़ा अगर पिज्जा मंगा लिया तो इसको डील कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है जितना बेटा आज की डेट में ये खा पाएंगे ये उतना कंज्यूम करेंगे, और फिर बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको ये फ्रिज में रख देंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये टुमारो यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में आपने देखा कि ये टुमारो यूज की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनको ये पता था कि आज की रात इनकी आखिरी रात है, तो सब आज ही खत्म हो जाएगा। जब बल्कि सेकंड केस में इनको पता था कि हम फ्यूचर में भी अभी जिंदा रहेंगे और लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू कंडीशन में रहेगी, तब उसके लिए जितना आज की जरूरत है करंट पीरियड में, तो जितना इनको आज जरूरत है मतलब करंट पीरियड में, उसको ये आज यूज करेंगे, और बाकी का जो पोर्शन है क्योंकि इनको मालूम है कि कल ये जिंदा रहेंगे और इसको फिर यूज कर सकते हैं, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको बाकी ये सेव करके रख लेंगे। सेम इसी कुछ कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज किया जाएगा गोइंग कंसर्न के लिए, कि जब बिजनेस कंटिन्यूइंग पोजीशन पर है तो सारी एसेट्स, सारा स्टॉक, सारे कंटेंट, एक्सपेंसेस, उन सबका क्लियर कट जो डिवीजन है वो दो पार्ट में कर दिया जाएगा। क्लियर कट टू पार्ट में होगा। क्यों? एक पार्ट करंट से रिलेटेड होगा और एक पार्ट फ्यूचर से। वाई सर, ऐसा क्यों दो पार्ट में क्यों होगा? बेटा इसलिए कि सेम इसी स्टोरी की तरह बिजनेस भी हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में हम इसके बेनिफिट्स को गेन करेंगे। आज की डेट की रिकॉर्डिंग करंट पीरियड के अकॉर्डिंग होगी और जो पोर्शन फ्यूचर का है उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और सिर्फ ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न जो एग्जम्पशन है, वो एज्यूम कर लेता है कि बिजनेस की कल भी लाइफ है और वो कंटिन्यू अपना ऑपरेशन वैसे ही करता रहेगा। ना ही आज में इनका कोई ऐसा इंटेंशन है और ना ही वो फ्यूचर में कुछ कर्टेल करने वाले हैं या लिक्विडेट करने वाले हैं। जो जैसी कंडीशन आज की है उसी तरह से ये फ्यूचर में कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा सर, गोइंग कंसर्न अगर एग्जम्पशन नहीं हो या फिर फ्यूचर में ये हो जाए कि अब बिजनेस को डिसॉल्व करने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो उसका मेथड अलग हो जाएगा, उसका बेस अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को उस बेस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ इंटेंशन एग्जिस्ट, मतलब अगर ऐसा कोई इंटेंशन है कि फ्यूचर में लाइफ नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। तब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, एसेट्स का ट्रीटमेंट, लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट, वो कुछ और ही बेस पर होगा। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस हालत में ये एज्यूम रहता है कि गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, तब हम लोग उसको फ्यूचर के पार्ट को और करंट के पार्ट को लेकर रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिक एग्जम्पशन ही है।
मगर अब अगर ऐसे देखा जाता है कि नहीं, फ्यूचर में लाइफ ही नहीं है, या फिर उसका इस तरह से रिकॉर्ड है कि नॉट द इंटेंशन, बिजनेस फ्यूचर में रन नहीं करना या फिर लिक्विडेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपनी प्रैक्टिस अलग ढंग से करनी पड़ेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसकी वजह से जो उन्होंने प्रैक्टिस की है रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा किस बेस पर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एग्जम्पशंस और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक आइडिया स्टार्टिंग से ही जनरेट होता है, उसी की ही बात यहाँ पर हो रही है। अब एक सेम आइडिया अगर फ्यूचर लाइफ का है बिजनेस का, तब हमें कोई स्पेसिफिक वे से बताना नहीं है, क्योंकि ये जनरल क्राइटेरिया है। और जब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जनरल क्राइटेरिया ट्रैक से अलग हैं, तो उस कंडीशन में हमको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब ये समझ में आया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक बेसिक आइडिया की ज़रूरत है। उस बेसिक आइडिया में गोइंग कंसर्न ये आइडिया देता है कि बिजनेस का, एंटरप्राइज का फ्यूचर लाइफ है, और फ्यूचर लाइफ होने की वजह से हम लोग वैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए उसको स्पेसिफिक वे से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इसी को ही फॉलो कर रहा है। मगर जब गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अलग अपनी कहानी गा रहे हैं। तो उस हालत में आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है तो आपको उस बेस को, उस मेथड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सर वो तो ठीक है, अगर थोड़ा सा और एग्जाम्पल बता देते कि गोइंग कंसर्न होने की वजह से हम लोगों को किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बेटा, गोइंग कंसर्न हो जाने की वजह से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपका आइडिया थोड़ा और क्लियर करेगा, जिसके लिए मैंने बोर्ड पे आपके सामने पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिर्फ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही इसका भी बेस रेडी हो पाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या सपोज करिए कि आपने एक मशीन परचेज करी और जो मशीन की कॉस्ट है वो रुपीज़ है 1 लाख, तो इस कंडीशन में इमीडिएटली आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए और वो थे आपके 20,000 रुपीज़। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस किए वो सब बेटा इसी में ही जा कर के ऐड हो जाएंगे और हम बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू 1,20,000 शो करेंगे, ना कि जो इनिशियल लेवल के रेवेन्यू वाले एक्सपेंसेस हैं उनको हमें अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती। सर ऐसा किस वजह से? बेटा वैसा इसलिए क्योंकि जो मशीन की लाइफ है वो हमारी लॉन्ग रन तक का चलेगी। सपोज करिए कि ये लॉन्ग रन हमारा 10 ईयर्स है, तो जब बिजनेस गोइंग कंसर्न है और लॉन्ग रन में कंटिन्यूटी में रन कर रहा है तो इस मशीन की यूजफुल लाइफ तो हम पूरी यूज़ ही करेंगे। तो जब पूरी यूजफुल लाइफ हम यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर इसको हम कुछ 10 पार्ट्स में मान लीजिए डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब हर एक पीरियड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और जो पोर्शन बेटा इसका यूज़ होता जाएगा उसको उस करंट पीरियड में हम मेंशन करते जाएंगे। इस वजह से एक्सटेंशन ऑफ मशीन जो 1 लाख है वो 10 ईयर तक का चली गई और इनिशियल लेवल से जो चार्जेस हैं उनको भी इसी के साथ इसकी कॉस्ट को इंक्रीज करके रख दिया जाता है और इसी के पॉइंट की वजह से रेवेन्यू चार्जेस अलग डील होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग डील होते हैं। जब बल्कि सेम टाइम पर अगर टर्म दे रखा है तो उसको हम ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू जो अब हमारे पास बैलेंस शीट में आएगी वो 1,10,000 ही आएगी। इसी के ही बिहाफ पर ही हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी आगे आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। गोइंग कंसर्न की वजह से ही उसका एग्जिस्टेंस होता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं,
अगर हमने मशीन 1,20,000 में परचेज करी है तो इसी के बेस पे ही हम नेक्स्ट ईयर रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। सर ये नेक्स्ट ईयर रिकॉर्डिंग करने का सर क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस वन, ये हुआ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन नॉट एट मार्केट वैल्यू। इसी की वजह से ही हम फिक्स्ड एसेट में से प्रॉपर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर हम इसकी वैल्यू को लिखते जाते हैं। सपोज करिए कि अगर इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो अगर 10 ईयर्स है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर में हम इसका 12,000 ही यूज कर पाएंगे। सर ये 10 ईयर्स में 12,000 किस तरह से वैल्यू आ गई? बेटा बहुत ही इजी है। जो टोटल वैल्यू थी वो 1,20,000 थी और इसकी लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स है, तो इसका मतलब है सिंगल ईयर में हम 12,000 कॉस्ट को कवर अप कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तब इसका मतलब है कि 1,08,000 वो सेकेंड ईयर में फॉरवर्ड करा जाएगा। तो यहां से लेकर के जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तब बेटा इसकी वैल्यू 1,08,000 आएगी और फिर यहां पर हम फिर इसमें से 12,000 को कंज्यूम कर लेंगे, तब नेक्स्ट ईयर में वैल्यू 96। इसका मतलब है ये थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू 96,000 होगी। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो पाता है लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन नॉट एट मार्केट वैल्यू। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता तब बेटा हम लोग इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ही कैलकुलेट करते और रियलाइजेबल वैल्यू से ही बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होगा गोइंग कंसर्न ही उसको बेस देता है कि फ्यूचर में भी बिजनेस रन कर रहा है, तो सारी एसेट्स आज ही के दिन में नहीं कंज्यूम हो रही है तो अब हम इसको टुकड़े टुकड़े में यूज करेंगे। सेम याद करिए पिज्जा का जो मैंने आपको प्रिंसिपल दिया था, सारा का सारा पिज्जा हमारे पास जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने पहले ही दिन खा लिया, ये मानते हुए कि आगे उनकी लाइफ ही नहीं है। ऐसी हालत में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। और जब उन्हें पता चला कि नहीं नेक्स्ट डे भी लाइफ है, तो ध्यान दीजिए पिज्जा का वो पोर्शन जितना आज जरूरत थी उतना खाया और बाकी रख दिया कि हम नेक्स्ट डे उसको हम कंज्यूम करेंगे। तो सेम थिंग जो मशीन है उसकी लाइफ 10 ईयर्स है और बिजनेस की लाइफ भी नेक्स्ट ईयर होनी है। तो उस कंडीशन में जितना आज की डेट में यूज होगा तो उसको हम लोग नेम कहेंगे व्हाट? डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही आपने समझा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के बाद में ही देखो लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। तो 10 ईयर से तो 12,000 ईच ईयर हम कंज्यूम करते जाएंगे और 10 ईयर के बाद आकर के वो बेटा फिनिश हो जाएगा। तो ये सिर्फ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही हो पाता है। देन इसी पे ही अगर हम लोग आगे चलें तब आप एक और पॉइंट देखिए, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूडेड एट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट प्राइस की बात सेकंड पॉइंट में फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी है और इन्वेंट्रीज के लिए भी है। फिक्स्ड एसेट्स में तो क्लियर कट था कि हम मार्केट वैल्यू तो लेंगे ही नहीं क्योंकि उसकी बहुत ही लॉन्ग वैल्यू है, जब बल्कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम होगा हम उसी के ऊपर ही वैल्यूएशन करते हैं। सर ये कौन सी बात है? कॉस्ट तो कम है, समझ में आ रहा है, अगर मार्केट प्राइस है तो यही नहीं हो गया मार्केट प्राइस से वैल्यूएशन कर रहे हैं? नहीं, जब हम मार्केट प्राइस में वैल्यूएशन कर रहे हैं तो बेटा शॉर्ट रन की बात हो रही है। इसको ध्यान से समझिएगा, जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रन की बात होती है। शॉर्ट रन हार्डली 1 ईयर के अंदर की बात हो रही है। जब बल्कि हम मशीनरी की बात करते हैं तो ये लॉन्ग रन पीरियड की बात होती है। तो लॉन्ग रन के पीरियड में हम रिलायजेबल वैल्यू को नहीं लेते और जो शॉर्ट रन है उसमें से विच एवर इज लेस। क्यों? क्योंकि आज की डेट में स्टॉक जब हम सेल करेंगे तो मार्केट की जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेस है तो उस लॉस को हम किस तरह एडजस्ट कर सकें। तो ये रूल सिर्फ इसी की वजह से ही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही आता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो रिलायजेबल कॉन्सेप्ट है वो सब भी गोइंग कंसर्न से आगे जाकर के अटैच होते हैं। यहाँ पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यूज हो जाता है कि एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट्स हैं हम उनको यूज नहीं करेंगे। मानिए फ्यूचर में स्टॉक का वैल्यूएशन
ज़्यादा हो गया 10,000 से, तो अगर 10,000 ज़्यादा हो रहा है तो फ्यूचर में एंटिसिपेटेड प्रॉफिट से हम उनको नहीं लेते। आज की एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए ही हम गोइंग कंसर्न के ऊपर बेस होते हैं। आगे एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट पीरियड से एक्सेस के लिए होता है, हाँ सर ये सब हम लोग जानते हैं, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर रखा है नेक्स्ट पीरियड के लिए, उसको जब हम एसेट्स लेते हैं, जब बल्कि उसकी कोई आज की डेट में रिलाइजेबल वैल्यू तो है नहीं, तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में सेपरेट किया जाता है, मींस करंट ईयर। तो वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको एक तरफ रखते हैं, और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, जो फ्यूचर के लिए हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए गोइंग कंसर्न की वजह से ही पीरियड कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। अभी आगे चल के क्लास में मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज किया जा रहा है, और साथ में मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। इसीलिए देखिए यहाँ पे 3 फंडामेंटल एग्जम्पशंस की बात हो रही है तो सिंपल गोइंग कंसर्न हो जाने की वजह से ही इसके बेस पर आगे आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट उसकी बर्थ हो रही है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट उसकी बर्थ हो रही है, प्रूडेंस कैसे इससे रिलेट होगा उसकी बर्थ होगी। तो ये सब धीरे धीरे लिंकअप है, मगर गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन होने की वजह से ही ये सब चीजें होती हैं। इसी वजह से ही मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे। ये अकाउंटेंट को बहुत स्मूथली वर्क करने का पूरा मौका देता है, क्योंकि इसी की वजह से वो बॉदर्ड नहीं होते कि मार्केट वैल्यू को लें और फ्यूचर वैल्यू को। तो उनका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है कि हम प्रॉपर एलोकेशन इनकम और एक्सपेंसेस का करंट पीरियड के लिए करते हैं। तो करंट पीरियड में अगर मान लीजिए 12 मंथ्स है करंट पीरियड, और उसमें से 10 मंथ्स की ही सैलरी दी गई, तो इसका मतलब है 2 मंथ्स की सैलरी नहीं दी गई। तो ये एलोकेशन करते समय जो 2 मंथ्स की सैलरी है उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी के कैडर में इजीली रख देते हैं, और अकाउंटेंट को एलोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि करंट पीरियड और नेक्स्ट पीरियड मतलब फ्यूचर पीरियड का डिवीजन गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं 6th, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से ही जो आउटसाइडर पार्टीज हैं वो बिजनेस में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं। आउटसाइडर पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बेटा देखिए लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्यों आउटसाइडर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे? सिंपल है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन की वजह से ही लॉन्ग रन की बात हो रही है कि बिजनेस की लाइफ है, कंसर्न की फ्यूचर लाइफ है, तो हम आज कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ करेंगे तो फ्यूचर में डिवेंचर्स या लोन का हमें पेमेंट मिल जाएगा। इसीलिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज सोच करके देखिए कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पक्का हो जाता है, एश्योर है कि आपके बिजनेस की फ्यूचर की लाइफ नहीं है, तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन प्रोवाइड करेंगे? कभी नहीं, बिजनेस ही नहीं ग्रो होगा। तो गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन लाइफ लाइन है, इसी को ही, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की वजह से ही ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये एग्जम्पशन बेस है, इसी पे ही अभी कॉन्सेप्ट को ही मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ा रहा हूं एग्जम्पशन, मगर देखिए कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ध्यान में रहे कि ये एग्जम्पशन कॉन्सेप्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। देन 7th, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। यही बेस है जिसकी वजह से जो 12 मंथ्स के अंदर की बात हो रही है और ऊपर 12 मंथ से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्लासिफिकेशन करता है करंट एसेट्स का और क्लासिफिकेशन करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। क्यों? क्योंकि लाइफ की, बिजनेस की फ्यूचर लाइफ है, फ्यूचर लाइफ है मतलब लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन होने की वजह से पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट आता है। तो करंट पीरियड के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो डिवाइड कर देता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेकर के, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स को लेकर के, मींस जो 12 मंथ्स के अंदर में है उनका क्लासिफिकेशन सेपरेटली होता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन के ही ऊपर बेस्ड है, यही बेसिक एग्जम्पशंस है। और इस एग्जम्पशन को आप समझिए कि इसी से ही आगे चल करके ब्रांचेस हैं। गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन की वजह से ही कई अभी कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बर्थ होगी। तो आज का जो मेरा ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, इसमें मैंने गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन को कवर किया है। इसके बाद हमारे पास
2 एग्जम्पशंस और बचते हैं, कंसिस्टेंसी एग्जम्पशंस और अक्रूवल एग्जम्पशंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको कवर अप करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं टॉपिक के साथ अक्रूवल और कंसिस्टेंसी के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता हूं विद एग्जाम्पल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।